नमस्कार मित्रों, जनता की बात में आपका स्वागत है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं बहुत मुद्दे की बात लेकर आया हूँ और बहुत आराम से बात करूँगा, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और हमारा संवाद चलता रहे। आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही है। नाराज मत होइए, मैंने कहा है कि अपने मकसद में कामयाब दिख रही है, हो गई मैंने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की है। वह बंगाल के समाज को दो भागों में बांट कर चल रही है। यह बंटवारा धार्मिक आधार पर है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि समाज दो भागों में बटे। समाज बटा हुआ है, लेकिन उस विभाजन को और गहरा किया जाए, उस विभाजन की खाई को और गहरा किया जाए और इसी आधार पर वोटिंग हो, ताकि पश्चिम बंगाल में 200 सीटें पाने का उनका सपना साकार हो जाए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 295 सीटें हैं, 295। इसमें से 294 सीधे जनता के बीच से चुने जाते हैं और एक का मनोनयन होता है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है इन 294 सीटों में से 200 सीटें जीतना, और इसके लिए वे ध्रुवीकरण, जो मैंने पहले कहा, ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। एक तीखी बहस, एक, मैं बहुत जोर देकर कहूँगा, एक नाजायज बहस, अवैध नहीं नाजायज शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ममता बनर्जी के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने वहाँ की मुख्यमंत्री के लिए हरामी शब्द का प्रयोग किया। मुझे यह शब्द यहाँ बोलना चाहिए था या नहीं, ये आप तय कीजिएगा, लेकिन दिलीप घोष कहते हैं कि वो हरामी है जो राम का नाम नहीं लेती। इसके मायने क्या हुए? इसका मतलब यही हुआ कि समाज को दो भागों में बांट दो और वोटों की खेती कर लो। और चुनाव अप्रैल में है, 4-5 महीने हैं, लेकिन पार्टी ने अभी से चुनाव कार्यालय प्रारंभ कर दिए। पूरे पश्चिम बंगाल को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। 5 क्षेत्रों में वेस्ट बंगाल का विभाजन किया गया है। हर क्षेत्र के लिए बड़े बड़े नेताओं की टीम लगाई गई है, एक इंचार्ज बनाया गया है, और इस रणनीति के सहारे, ध्रुवीकरण के सहारे, गोलबंदी के सहारे, बूथ स्तर तक पार्टी को सक्रिय कर कर भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता का सपना देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सपना ना देखे यह कहना सही नहीं होगा, उनको स्वप्न देखने का पूरा अधिकार है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, लोकसभा की 42। 2019 में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीत ली और उनका वोट शेयर 40% के आसपास रहा। जिस पार्टी को 100 में 40 वोट मिल जाए और 42 में 18 लोकसभा की सीटें मिल जाए, उस पार्टी को पूरा हक है कि वह राज्य की सत्ता में आने का ख्वाब देखे। और ख्वाब 2019 से बीजेपी देख रही है। लगातार दौरा हो रहा है किनका? पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, गृह मंत्री अमित शाह का, और बाकी का काम तो वहाँ दिलीप घोष कर ही रहे हैं, लगातार अपने तीखे शब्दों के द्वारा। एक तरह से वेस्ट बंगाल बीजेपी और टीएमसी के लिए युद्ध का मैदान बन गया है, और इस राजनीतिक संघर्ष में कार्यकर्ताओं की जान भी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी कहा कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ माह में उनके 120 कार्यकर्ता टीएमसी के लोगों ने मार दिए, उनकी हत्या कर दी। ये तो हुई बीजेपी की बात। अब आप टीएमसी की बात सुनिए। टीएमसी का वही नारा है, माँ माटी मानुष।
लेकिन इससे बात बनती हुई नहीं दिख रही थी। तो ममता बनर्जी के सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, जो पहले बीजेपी के सलाहकार थे, कुछ समय के लिए नीतीश कुमार के सलाहकार थे। उन्होंने एक नारा गढ़ा, सरकार दुआरे दुआरे, दुआरे दुआरे बांग्ला में दुआरे दुआरे, आपकी सरकार दुआरे दुआरे। यह अभियान टीएमसी ने वहाँ प्रारंभ कर दिया है। टीएमसी के कार्यकर्ता दुआरे दुआरे यानी घर घर, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत यह है कि वह न हिंदू छोड़ सकती न मुसलमान। उन पर आरोप है कि वो मुस्लिम परस्त हैं। ये बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं ममता बनर्जी पर। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अच्छी आबादी है, कहा जाता है कि 28 से 30% के बीच है। यानी अगर सामाजिक बंटवारा करें, धार्मिक आधार पर समाज को बांटे, तो 70% हिंदू और दूसरे धर्म के लोग हैं और 30% इस्लाम धर्मावलंबी है। ये 30% लोग पूरी तरह ममता बनर्जी के साथ हैं। पहले ये कांग्रेस के साथ थे, फिर जब वहाँ वामपंथियों की सरकार आई तो उनके साथ थे, अभी टीएमसी के साथ है। ममता बनर्जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें दोनों धार्मिक समूहों को साधना है, इसलिए वो बहुत उग्र नहीं हो सकती और तमाम तरह के आरोपों को झेलती है। जब उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि वे हिंदू हैं, वे हिंदुत्व को मानती हैं, लेकिन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को मानती है। ममता बनर्जी भारी दबाव में है। बीजेपी ने इस तरह उन पर आक्रमण प्रारंभ किया है या लगातार तोप दागे जा रहे हैं, इससे वो भारी दबाव में है। दबाव के दो कारण हैं। एक तो यह कि लगातार उनके पार्टी के कैडर, पार्टी के विधायक और बहुत हद तक मंत्री भी विरोध का झंडा उठा रहे हैं। हाल के दिनों में कई विधायक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। सबका नाम मैं नहीं गिना रहा हूँ। कुछ मंत्रियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। तो एक तो कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री का पार्टी छोड़ना, दूसरा लगातार हिंदू विरोधी होने का आरोप झेलना, इससे वे परेशान हो गई है। वह कितने दबाव में है, दो उदाहरणों से आप समझिए। एक उदाहरण तो यह है कि जब पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहाँ गए और उन पर पथराव हुआ और उन पर आरोप लगे कि टीएमसी के लोगों ने जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके, तो उन्होंने किन शब्दों में जवाब दिया कि एक बाहरी लोग आ जाते हैं, चड्डा, नड्डा, फड्डा, गड्ढा, भड्डा, ये कहीं ना कहीं खींच भरे शब्द हैं। ये दिखाता है कि वो परेशान हैं। ये शब्द परेशानी भरे थे। और एक दूसरा, ममता बनर्जी के एक मंत्री ने आज कहा कि ये बीजेपी के लोग ममता बनर्जी की हत्या करवा सकते हैं। ये दो उदाहरण काफ़ी हैं कि टीएमसी भारी दबाव में है। आज की तारीख में मैंने आपसे कहा कि यह लगता है कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कामयाब हो गई या कामयाब हो ही जाएगी यह कहना जल्दीबाजी होगी। बहुत कुछ AIMIM के रुख पर भी निर्भर है। बिहार चुनाव के तत्काल बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे ममता बनर्जी के साथ तालमेल करना चाहेंगे, यानी मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिसे ममता बनर्जी ने सिरे से नकार दिया। उन्होंने उन्हें ओवैसी को बाहरी आदमी कहा, बंगाल का आदमी कहा, जो आजकल वो बीजेपी के लिए भी कह रही है। एक बाहरी और भीतरी का सवाल भी खड़ा कर रही है। तो टीएमसी और AIMI में कोई दोस्ती होगी, इसकी संभावना नहीं दिखती है। पश्चिम बंगाल में कम से कम 110 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों का प्रभाव है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां उनकी आबादी 55-60% है, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद आदि। यहाँ पर AIMIM के लिए गुंजाइश है। जैसे बिहार में 24 सीटों पर लड़कर AIMIM ने 5 सीटें जीत ली, वैसे ही AIMIM ने पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। तो इस हिसाब से आप देखें तो वे 18-20 सीट जीतने की स्थिति में हैं। ओवैसी लगातार पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं, नेताओं को हैदराबाद बुला रहे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने बुलाया था और बुलाकर उनके साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, मुद्दे तय कर रहे हैं, सीटें तय कर रहे हैं कि किस तरह सीटें वहाँ जीती जाए। टीएमसी भी चुप नहीं बैठी है। पिछले दिनों
AIMIM के बड़े नेता अनवर पाशा और कुछ और नेताओं को टीएमसी ने तोड़ लिया, वे लोग टीएमसी में शामिल हो गए। तो इनके बीच एक अलग युद्ध चल रहा है। टीएमसी और AIMIM के बीच गठबंधन नहीं हो सकता है, यह संभव ही नहीं है। अगर गठबंधन ममता बनर्जी कर लेंगी तो उनका नुकसान होगा। तो एक युद्ध बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रहा है और एक युद्ध AIMIM और टीएमसी के बीच चल रहा है। तो युद्ध की स्थिति है और पूरी तरह से वहाँ गैंगवार हो रहा है, गैंगवार बीजेपी और टीएमसी के बीच। अब देखना यह होगा कि इस गैंगवार में किस गैंग को विजय मिलती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहाँ राजनीतिक दल बिल्कुल गैंग की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। वहाँ विचारों की लड़ाई कम हो रही है और दूसरे तरह की लड़ाई संपत्ति पर और दूसरी चीज़ों पर कब्जा करने के लिए जो गैंग्स करते हैं, गुंडों के गैंग्स करते हैं, गैंगवार होता है, वैसा ही कुछ हो रहा है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने से पहले बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जनता की बात में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिंद।